तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जो भी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और इसकी जानकारी आपको दे दी है। मैंने नोट्स बनाकर भी आप लोगों को दे दिए है एक वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने ओ लेवल के क्लास में। ठीक है, ये सिलेबस है हमारा जिसमें हमारी यूनिट नंबर 7 चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ई मेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है टेलीग्राम के बारे में। अब आज की जो वीडियो हमारी होगी वो बेस होगी आपका ब्लॉग्स पे, ई कॉमर्स पे, ठीक है, नेटिक्वेट्स पे, और इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए और देखते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या होता है। ठीक है, तो आइए अपने वीडियो पे चलते हैं और वीडियो पे चलने के बाद में जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है और शुरू करते हैं। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स क्या होता है? कई सारे लोग जानते हैं ब्लॉक्स होता है, लेकिन ब्लॉक्स को अगर डिफाइन करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सा हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसकी डिटेल अपने पास रख लीजिएगा नोट्स के लिए। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। व्हाट इज ब्लॉग्स? ब्लॉग होता क्या है? ठीक है, द वर्ड ब्लॉग इज अ कनेक्शन टू वेब ब्लॉग। ठीक है, वेब ब्लॉग, it is an informational web page that contains a distinct unit called post. Term logs come from a history of a nautical navigation and ordinarily refer to a record of chronological events kept by a ship crew. uh, Redberg 3.0। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो वेब ये ब्लॉग्स हैं आपके, उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो वेबलॉग से हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके वो सारी चीज़ें जो आप जो किसी इंफॉर्मेशनल पेज से लेकर के उसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है लॉग, ये हिस्ट्री से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूटिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ओरिजिनल रेफर टू रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसको जो है अगर आप देखें तो इसको जो है रिबक 3.0 जो इसका इवेंट कह सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है, तो इसको हिस्ट्री के लिए आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में भी हम हिंदी में भी थोड़ा सी जानकारी दे देंगे कि एक्चुअल में हिंदी में होता क्या है। ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं। लाइक अ शिप लॉग, शिप मतलब नाव होता है यहाँ पे। ठीक है, ship log blogs on the web tend to maintain a ordered chronological, although they often unfold in reverse order. ब्लॉग पोस्ट और ऑफन शॉर्टर और लेस फॉर्मल देन अदर टाइप्स इन राइटिंग। कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ब्लॉग होते हैं बहुत छोटे छोटे एक्चुअल फैक्ट्स पे आपके कमेंट हो सकते हैं, आपके वीडियोस के माध्यम से हो सकते हैं, आपके ऑडियो माध्यम से हो सकते हैं, जो रियल लाइफ से रिलेट होते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का तरीका, एक ऐसी जानकारी है जिसको आप छोटे से छोटे माध्यम में बहुत ही कम समय में अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो या रिटन फॉर्म में, वो ब्लॉग होते हैं। तो ये इससे सिंपल डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि जो है हो सकती है इसके लिए। तो चलिए, ब्लॉग कैन बी पर्सनल, आर्टिस्ट, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। वही मैंने बताया कि आप पर्सनल भी हो सकती है, आर्टिस्टिक भी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी हो सकती है, पर्सनल प्रोफेशनल से भी हो सकती है। ठीक है, तो इट इज़ यूनिक फॉर्म टू ऑनलाइन पब्लिशिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोडक्टिंग नॉलेज शेयरिंग रीचिंग एंड सोशल नेटवर्क्स डेवलपिंग प्रोफेशनली और डॉक्यूमेंट पर्सनल ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है कि ये सारी ऐसी जानकारी जो हर किसी क्षेत्र से रिलेट करती है, तो आप उसको क्या है बहुत ही छोटे माध्यम से, बहुत ही अच्छे माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जो है आप उसको प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे रिसर्च के फील्ड में जुड़ी हो, सोशल नेटवर्क के फील्ड में जुड़ी हो। तो इस तरीके की जो जानकारी होती है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वे से आप जो है शेयर करते हो लोगों के बीच में, तो वो सारी चीज़ें को ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो आपको यहाँ से यहाँ तक की याद रखनी है। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में ब्लॉग डेफिनेशन। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगर ये देखिए, मैंने हिंदी में भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दी है कि ब्लॉग क्या होते हैं। ब्लॉग एक ऐसी ऑनलाइन जगह है जहां आप अपने विचारों को लेखों और चित्रों के माध्यम से इंटरनेट पर प्रकाशित कर सकते हैं।
ठीक है। ब्लॉग पर आप किसी प्रकार के लेख लिख सकते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है या नहीं भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग अपने ब्लॉग पर अपने पिकनिक पर जाने के विषय या किसी टूर के विषय में लिखते हैं तो उनके जीवन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने ज्ञान से जुड़ी चीज़ें भी अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई टीचर मैथ्स के टिप्स, कोई मोबाइल एक्सपर्ट मोबाइल के टिप्स या कोई टेक्नोलॉजी के नए अपडेट्स देता है, ठीक है। तो ये ब्लॉग होते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्लॉग बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं ये भी हमने थोड़ा हिंदी में ले लिया है। मतलब आप किसी भी प्रकार की जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉगिंग नौकरी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए आप सोशल साइट्स पे ब्लॉग कर रहे हैं और आपके ब्लॉग ट्रेंड में आ जाते हैं, तो सोशल साइट्स आपको वहाँ से कुछ पैसे देती है, जो कि सरकारी नौकरी से या प्राइवेट नौकरी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा गया है कि नौकरी की ज़रूरत नहीं होती, नौकरी से कहीं बेहतर होता है। आप अपने ब्लॉग के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही बिजनेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पा सकते हैं। एक ब्लॉगर बनने से पैसे कमाने की बात बाद में आती है, पहले इससे लिखने का तरीका और जो आपकी राइटिंग स्किल है उसमें काफ़ी सुधार होता है या सुधरता है। आप एक लेखक का दर्जा मिलेगा, जो सम्मान की बात है, ठीक है। ब्लॉग पर आपके पोस्ट लोगों तक पहुंचना आसान है, इससे किसी विचार के पास कमेंट के माध्यम से झट से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पोस्ट जो फ़ायदे हैं इसके। और आगे देख लेते हैं, कई सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन की दुनिया में हमें बहुत बेहतर सारे लोग से कुछ सीखने को मौका मिलता है। अपने क्षेत्र में आप एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित हो सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन नेटवर्क बना सकते हैं, एसईओ के बारे में भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ईमेल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन की मदद से आप ढेर सारे ईमेल सब्सक्राइबर भी पा सकते हैं। आप ब्लॉग पर अपना सामान बेच सकते हैं, जैसे ई बुक सर्विसेज, और अपने विचारों को ब्लॉग के माध्यम से दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ फ़ायदे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में हमने दिया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, क्यों है ज़रूरी बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पहले भी कई बार हम पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं, फिर देख लेते हैं। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग ऑफ एंड सेलिंग इन द हॉस्पिटल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इलेक्ट्रॉनिक सच सिस्टम सच एज द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क। कहने का मतलब वही सारी चीज़ें हैं किससे जो है ई कॉमर्स से जो है हम लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से जो है बेच खरीद सकते हैं। अगला है दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा बुलेट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक commerce through the technologies such as mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction process, electronic data interchanges, EDI बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब वही जो हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको, कि हमारे डेटा का शेयरिंग होती है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिक ऑफ ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस एम्प्लॉयज द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में होती फॉलो होती है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और रिटेल सेल्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स। तो ये भी चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर से जुड़ी हुई होती है। प्रोवाइडिंग द पार्टिसिपेटिंग ऑनलाइन marketplace which process third party buyer to customer and customer to कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे दोनों तरीके के लोग आ सकते हैं, B2C और C2C, ठीक है। उसके बाद में B2B बिजनेस एंड सेलिंग, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग होता है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन डेमोग्राफिक्स होता है, वेब कंटेंट सोशल मीडिया, आप ये देख सकते हैं। B2P इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जो बिजनेस टू बिजनेस होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इंटरचेंज करता है, पहले भी बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें से पहले बता चुके हैं, और ये कुछ चीज़ें फॉलोइंग होती हैं, मुझे लगा कि ये शेयर करनी चाहिए इसलिए हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अब बात आती है जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है सर्विस लाइक रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो सबको पता होता है, आजकल दुनिया में हर आदमी चाहता है कि कहीं भी कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो सबसे जल्दी सबसे इंस्टेंट जो प्रोसेस होता है वो रिजर्वेशन का होता है, कि भाई हमको रिजर्वेशन कराना है। अब रिजर्वेशन के लिए तो आप समय निकाल के पर्टिकुलर स्टेशन पे जाइए और वहाँ रिजर्वेशन की खिड़की पर लाइन लगाइए, और लाइन लगाने के बाद में फिर आपको अपना टिकट मिलेगा। और इस लॉकडाउन में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ तो तौबा इन सब चीज़ों से करनी चाहिए। फिर भी ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे थे। तो रिजर्वेशन में ये होता है कि आजकल रेलवे रिजर्वेशन ने बहुत पहले से जो है ऑनलाइन सिस्टम दे रखा है हम लोगों को। तो उससे क्या होता है कि आप घर बैठे साइबर कैफ़े से या आप अपने पर्सनल मोबाइल से पर्सनल सिस्टम से जैसे भी चाहें आप रेलवे रिजर्वेशन
करा सकते हैं, सीट कंफर्म करा सकते हैं। अगर सीट कंफर्म नहीं है तो आरएसी है तो आरएसी कितनी है, क्या संभावनाएं हैं, या सीट कंफर्म है, कौन से डिब्बे में है, कौन सी ट्रेन में है, और ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से कितने बजे छूटेगी, ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आपका जो है प्लान कैंसिल होता है तो आप अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं। उसका 30% के अप्रॉक्स जो है रेलवे आपका पैसा काट लेता है, उसके बाद में आपको पैसा रिटर्न कर देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 30% पैसा आपको रिटर्न ही हो जाए। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने आज मॉर्निंग में रिजर्वेशन कराया और हमको कहीं निकलना है, उसके बाद में हमें पता चला कि शाम को 7 बजे की ट्रेन है, हमें पता चला कि 5 बजे हमें पता चला कि किसी भी कारणवश हम जो है वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो इसी दशा में आपको टिकट कैंसिल कराने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि रेलवे जो है आपको 1 रुपये भी वापस नहीं करेगा। तो ये पैसा रिटर्न का जो है टाइम टू टाइम और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेरी करता रहता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हर समय जो है 30% आपको वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशन में पूरा पैसा वापस होता है, कुछ कंडीशन में 10% कट के वापस होता है, कुछ कंडीशन में ये 1 रुपया भी वापस नहीं होता। तो ये होता है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, आप सभी लोग जानते थे। और पासपोर्ट पासपोर्ट एक बहुत बड़ी जो है आइडेंटिटी होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के किसी भी नागरिक के लिए वहाँ की ये बड़ी आइडेंटिटी होती है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। उसके लिए मान लीजिए आप कहीं विदेश में घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप विदाउट वीज़ा ऐसा घूमने के पर्पज़ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ऑनलाइन माध्यम से इसका जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें डे टू डे अपडेट होती रहते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ई हॉस्पिटल ORS ऑनलाइन रिजर्वेशन या रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ई हॉस्पिटल क्या होता है, आजकल हर चीज़ जो है ई हॉस्पिटल्स पे डिपेंड हो गई है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमें हॉस्पिटल का जो डेटा है एक जगह पे बैठे हुए मिल सके। ऑफिसर्स भी चाहते हैं कि कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स चल रही, कहाँ पे कितनी ग्रोथ हो रही, क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मैंने भी काम किया है गवर्नमेंट के साथ में। और खैर एनीवेज, और उसमें से क्या होता है कि अगर आपको देखना है कि प्रोजेक्ट कौन सा था तो UPDVDMS के नाम से प्रोजेक्ट है, आप गूगल पर सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, वहाँ यूपी में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों का डेटा होता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम देखा जाता है। और उसमें ये होता है कि कौन सी मेडिसिन हैं हॉस्पिटल में, कौन सी मेडिसिन ख़त्म हो गई है और कौन सी मेडिसिन को परचेज़ करना है, उसका डिलीवरी टाइम क्या होगा, उसका ऑर्डर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जो है गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के कई सालों तक इसका काम किया है, तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। तो खैर ये सारी सुविधाएं जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही दी जा सकती हैं। तो खैर ये तो था हमारा जो है ऑनलाइन सिस्टम कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेटिक्वेट की, जिसको इंटरनेट शिष्टाचार बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से परिचित भी होंगे कि नेटिक्वेट क्या होता है। इसलिए जो लोग परिचित नहीं हैं, हमने ऊपर लिख दिया है कि इंटरनेट शिष्टाचार होता है। कभी कभी एक देखते हैं अभी इसके बारे में। पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी चीज़ पे, किसी भी मीडिया से आप बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप गुस्सा हैं तो आप जो है स्माइली भेज देते हैं। स्माइली में जो गुस्से वाला फेस वाला होता है वो भेज देते हैं। खुश हैं तो भी स्माइली भेज देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने जो रिएक्शंस हैं को बिना लिखे बिना बोले आप किसी भी उससे स्माइली से या किसी भी ऐसे लोगों से या किसी भी ऐसे डिज़ाइन से आप रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे लोग देख के समझ जाते हैं। ठीक है, हाय करना हुआ तो हाथ का ऑप्शन आता है तो हाय कर दिए, या फिर जो भी है। तो ये होता है एटिक्वेट। कहने का मतलब जैसे हम लोग रियल लाइफ में लोगों से शिष्टाचार बना के रखते हैं वैसे ही हमको इस सोशल मीडिया पे शिष्टाचार बना के रखना होता है। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये नोट्स हैं, आप इसको जो है इसकी शॉट लेकर के रख लीजिएगा। देखते हैं क्या है। नेटिक्वेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स नेटवर्क एंड इक्वेट एंड इट डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। कहने का मतलब क्या है कि नेटिक्वेट क्या है, ये आपको सेट ऑफ रूल्स है जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि माना जाता है ये ऑनलाइन बिहेवियर पे। ये जो हमने जो है वर्क ये वर्ड्स का कलर चेंज कर रखा है और इसको इटैलिक कर रखा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली
ऑनलाइन एथिक्स फोकस ऑन द एक्सेप्टेबल यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन सोशल एनवायरनमेंट। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है एटिक्वेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। बोथ phrases are frequently interchanged and are often combined with the concept of a netizen, ठीक है। और इसको कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिजन भी बोलते हैं। इट सेल्फ इज अ कंट्रैक्शन ऑफ द वर्ड इंटरनेट एंड सिटीजन। तो इंटरनेट का नेट लिया गया है और सिटीजन का जन लिया गया है। इसको बोलते हैं नेटिजन। इट रेफर्स टू बोथ पर्सन हु यूज द इंटरनेट एंड पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, ठीक है। कहने का नेटिजन का मतलब वो है कि वो आदमी जो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में जो है पार्टिसिपेट करता है। एंड एन इंडिविजुअल हु हैज accepted the responsibility of using the internet and productive of social responsible way। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मानता है कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और वो फिर सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसी माध्यम से, उसी जो माने गए रास्ते हैं, मानक जिनको प्रदान किया गया है, उसी रास्ते से उसको फॉलो करता है। तो वो क्या होता है, आपका नेटिजन होता है। तो इसी सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, नेटिक्वेट बोलते हैं या इंटरनेट शिष्टाचार बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी में थोड़ा सा भी हमने जो है इसकी जानकारी दी है आप लोगों को। नेटिक्वेट का पूरा नाम जो है नेट इक्विट अथवा इंटरनेट इक्विट होता है। यह ऑनलाइन माध्यम से व्यवहारिक नियमों का संकलन है जो कि सभी नेटिजन के लिए समान रूप से लागू होता है। जितने भी लोग नेट यूज़ करते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। इंटरनेट भी इंसानों द्वारा बनाया गया है और हम इंसान का इसका उपयोग करते हैं, इसलिए नेट लोग पर भी अनुशासन बनाए रखना सामूहिक कर्तव्य बनता है। मान लीजिए अब कभी कभी ऐसा आता है, आए दिन न्यूज़पेपर में निकलता है कि किसी ग्रुप में जो है झगड़ा हो गया और ग्रुप के एडमिन ने चाहा कि उसको सॉल्व करा दें और ग्रुप के एडमिन को भी मारा गया या मार ही दिया गया। तो ये होता है कि आप लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में होता क्या है, ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी होता है, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान होता है विचारों का। तो उसमें कहीं झगड़ा हो गया तो एडमिन की जिम्मेदारी होती है कि उसको शांत कराए। तो होता क्या है कि फिर बवाल हो जाता है, फिर लोग बुलाते हैं, एडमिन बुलाता है कि इस जगह पे आ जाओ, और होता क्या है कि दोनों का झगड़ा तो अलग, एडमिन ही मार दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा बहुत बुरा है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। खैर, अब आते हैं इंटरनेट पर और हम सबको वेब फॉर्म, ग्रुप, वेबसाइट, कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट, ईमेल नेटवर्क शिष्टाचार को व्यवहार में लाना चाहिए। यदि हम इंटरनेट पर अनुशासित भाषा, संयम, आचरण और दूसरे के प्रति कृतज्ञता रखते हुए उपयोग करेंगे तो एक बेहतरीन नेटिजन बन सकते हैं और सभी के लिए खुशनुमा इंटरनेट अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हिंदी में, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं उमंग के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे लगभग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। आप मोबाइल्स में जा सकते हैं और मोबाइल्स के मतलब कि ऐप स्टोर से उमंग को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी वेबसाइट उमंग है, ठीक है, umang.egov.in, ठीक है। तो आप वहाँ से इसकी डिटेल ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऐप है, इसमें से सारे वो सब काम हो सकते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है। गैस का बिल हुआ, घर का जो है आपका टैक्स हुआ, बिजली का बिल हुआ, ईपीएफ की डिटेल हुई, मतलब वो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट जो सरकार चलाती है वो सारी सुविधाएं यहाँ से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। उमंग, इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन एंड न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है इसका, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए फुल फॉर्म इसका बन जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो it emerged to make a e-governance. It is developed by the Ministry of Electronic and Information Technology। इसको MEIT बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। द नेशनल ई गवर्नेंस डिसीजन बाई NEGD और मोबाइल गवर्नमेंट बाई इंडिया। तो ये सारी सुविधाएं जो होती हैं मोबाइल पे या किसी भी चीज़ के बारे में आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके बारे में उमंग की जानकारी, ठीक है। मतलब उमंग की जानकारी आप लोगों को मिल गई। उमंग प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडिया सिटीजन टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज। जीओई का मतलब होता है गवर्नमेंट या गवर्नेंस सर्विसेज देन फ्रॉम द सेंटर ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड अदर सिटीजन इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है कि उमंग जो है वो सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है भारतीय लोगों को जितने भी हैं, और उसमें क्या होती हैं कि आपकी जो है ई गवर्नेंस होती है, सर्विसेज होती हैं, और सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं वो उसकी जो है ई एसेंट्रिक
सर्विसेज मिलते हैं। ठीक है, उमंग intends to provide major services offered by the central and state government डिपार्टमेंट। तो उमंग क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जो है उनके सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उनके डिपार्टमेंट को। लोकल बॉडीज और अदर यूटिलिटी सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल बॉडीज को प्राइवेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड अ यूनिफाइड अप्रोच वेयर सिटीजन कैन स्मॉल इंस्टॉल एन एप्लीकेशन टू अवेल मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो कहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि कुछ सिटीजन्स होते हैं वो इस उमंग ऐप का इंस्टॉल करके कई भी सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। उमंग सर्विस हैज बीन मेड अवेलेबल on multiple channel like a mobile application, web IVR or SMS which can be accessed through a smartphone features, फोन्स, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। कहने का मतलब क्या होता है कि जो उमंग ऐप है वो मोबाइल में जो है डाउनलोड या इंस्टॉल करके जो है चलाया जा सकता है। उसमें आप क्या होता है ये जो है मोबाइल के एप्लीकेशन से या IVR या SMS के द्वारा जैसे भी आप चाहें स्मार्टफोन से, टैबलेट से या डेस्कटॉप से उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जानकारी आप अपने पास रख सकते हैं। उमंग हैज़ बीन क्रिएटेड विद थॉट एंड एड कन्वेंस टू योर लाइफ स्टाइल। कहने का मतलब क्या, उमंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाती हैं। उमंग विल revolutionize the way how to Indian citizen avails गवर्नमेंट सर्विस टुडे। कहने का मतलब क्या है, उमंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको ई गवर्नेंस की जो सुविधाएं चल रही हैं आजकल, जो सर्विसेज दी जा रहे हैं वो डे टू डे आज तक कैसे मिल सकें। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ leverages and the current accelerated internet and smartphone penetration इन अवर कंट्री। कहने का मतलब क्या है, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं और स्मार्टफोन के माध्यम से लोगों को कैसे दी जाए अपने कंट्री में, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिजिटल लॉकर है, ठीक है, डिजिटल लॉकर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। ये अबाउट अस है डिजिटल लॉकर, जिसको डिजी लॉकर के बारे में बोलते हैं। तो डिजिटल लॉकर के बारे में देख लेते हैं। डिजी लॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड IT, जो हमने बताया MEITY लिखा जाता है, अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो और डेवलप किया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के माध्यम से ये डिजी लॉकर का ऐप बनाया गया। इसमें क्या होता है कि डिजी लॉकर एम्स टू डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन और प्रोवाइड टू एक्सेस द ऑथेंटिकेट डिजिटल डॉक्यूमेंट सिटीजन, जिसको बोलते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट वैलिड। कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें ये ऐसी सुविधा बनाई गई है जिसमें कोई भी इंसान, कोई भी यूजर जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्कैन करके वहाँ पे रख सकता है और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो ऑथेंटिकेट माने जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। द इशू ऑफ डॉक्यूमेंट इन डिजिटल लॉकर सिस्टम आर deemed a part of its original physical document as per rule of 9A of Information Technology Preservation of Retention of Information and Intermediate Providing Digital Locker Facilities। ठीक है, रूल्स 2016 notified February 8 2017 and GSI in 7.11। ये आप जो है थर्ड पॉइंट है, इसको आप लोग जो है मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। क्या है, द इशू डॉक्यूमेंट डिजिटल लॉकर सिस्टम डीम्ड एज पर द ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट एज पर रूल 9A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो तीसरा नियम बनाया गया है, इस तीसरे नियम में ये कहा गया कि अगर इसमें डिजिटल लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और उसको जो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरह से ही ट्रीट करेंगे। इसका जो नियम नंबर 9 का एक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट प्रोवाइडिंग डिजिटल लॉकर फैसिलिटीज़, ये इस नियम के तहत आपको उसको मान्यता देनी पड़ेगी। और 2016 में फरवरी में 8 फरवरी 2016 को ये बनाया गया। उसके बाद में ये जो फरवरी 8 2017 को ये बनाया गया, सॉरी। और जो इसका GSR आया वो 711 में आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ डिजिटल लॉकर। क्या क्या बेनिफिट होते हैं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी आपको जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, और कभी भी ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट लीगली एड पर विद ओरिजिनल्स, उतनी ही मान्यता मिलती है जितने कि जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में मिलती है। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज विद अ कंस्टेंट ऑफ द सिटीजन, तो आप जो है इसके अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब किसी को भी अगर दिखाना हुआ कहीं वेरिफिकेशन के लिए तो आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सर्विस डिलीवरी, गवर्नमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एजुकेशन, हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप
बहुत फास्ट सर्विस इसकी डिलीवरी होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है एजेंसीज को इसका फ़ायदा। पहला होता है रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सबसे ज़्यादा ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक ओवरहेड्स होते हैं उसको कम करता है। क्या? एम टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस। ये पेपरलेस गवर्नेंस को जो बढ़ावा देता है, मतलब कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करने की, फाइल में फोल्डर में बना के बांध के ऑफिस में रखने की जरूरत नहीं है फिजिकल वे में। ठीक है, इट रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू द मिनिमाइज द यूज ऑफ पेपर एंड सर्कुलेटिंग द प्रोसेस वेरिफिकेशन प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आप काम पेपर और पेपरलेस वर्क को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब पेपर के काम को कम से कम कर सकते हैं। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आपका डिजिटल लॉकर है, ऑनलाइन गए और डिजिटल लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट देख के वहीं पे रख दिया। अगर नीड हुई तो इसका प्रिंट आउट करके रख लिया, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पेपर के कंजम्पशन को कम करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या था? प्रोवाइड ट्रस्टेड एंड डॉक्यूमेंट्स। ये एक अच्छे और ट्रस्टेड, मतलब विश्वसनीय, जो आपके पत्र होते हैं उन पे विश्वास करता है। इश्यू डॉक्यूमेंट अवेलेबल वाया डिजिटल लॉकर इन रियल टाइम डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग एजेंसी। कहने का मतलब क्या है कि जो आपने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो चाहे तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन कर सकता है, जिस एजेंसी ने वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अगले देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट गेटवे। एट द सोर्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लाइक अ पेमेंट गेटवे बिटवीन द ट्रस्टेड इशू एंड द ट्रस्टेड रिक्वायर वेरीफायर विद द कंटेंट ऑफ द constant consent ऑफ द सिटीजन। कहने का मतलब क्या है कि आप जो है इसको डॉक्यूमेंट गेटवे से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर आपने कुछ लग रहा है कि ये विश्वसनीय नहीं है, तो आप इसको डॉक्यूमेंट गेटवे में जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम वेरिफिकेशन, मान लीजिए कि कहीं पे जॉब लगी किसी की, तो आपको जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो आप नहीं लेके गए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है वहाँ पे जा करके ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो लिखा है प्रोवाइड्स अ वेरिफिकेशन मॉड्यूल इनेबल गवर्नमेंट एजेंसी वेरीफाइड डेटा डायरेक्टली इशूड आफ्टर ऑब्टेनिंग यूजर कंसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बेनिफिट्स थे, तो हमने आपको बताया। उसके बाद में अब इस तरीके से यूनिट 7 खत्म होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब हम लोग मिलेंगे नए यूनिट में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए वो सारे नए यूजर जो हमारे वीडियो को टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं और अपने ओ लेवल के कोर्स को ग्रोथ करना चाहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या ज़रूरत है अभी वीडियो में ऐड करने की या कुछ है। अगर आप लोगों को हमारा PDF चाहिए कोर्स का, तो आप हमें कमेंट में लिख के दे दीजिए, क्योंकि जब तक कोई कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नहीं डालूंगा। वैसे जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जितने भी वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं, उन सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके वहाँ से मेरे सारे वीडियोस पॉइंट टू पॉइंट, पेपर वाइज और पेपर में यूनिट वाइज, यूनिट के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बना के डाल रखे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आगे नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। ठीक है, और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ जो है डिस्कस जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।